तो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक वैसे तो यह है कि 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने ये देखा कि 1857 की क्रांति के क्या क्या प्रमुख कारण थे, क्या क्या चीज़ें देखी थी। एक तो प्रमुख कारण, इसके अलावा हमने यह देख लिया था कि कौन सी रियासत के अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट्स थे। इसके अलावा कुछ रियासतें और उनके शासकों के बारे में भी चर्चा कर ली थी। रियासतों और उनके शासक, रियासत और उनके शासक। इसके अलावा बात करें तो 1857 की क्रांति के कारण भी हमने जान लिए थे। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है क्रांति की प्रमुख घटनाओं को लेकर के, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से 1857 की प्रमुख घटनाएं घटी और वहाँ पर किन किन चीज़ों को लेकर के विवाद उत्पन्न हुए और किस किस तरीके से अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। किसका? सीईटी ग्रेजुएशन का लेवल का, जिसके अंदर लगभग लगभग 11 एग्ज़ाम शामिल है और उनकी जो वैकेंसी है या जिनकी जो एग्ज़ाम है वो 2025 के अंदर ही कंप्लीट होने की जा रही है। और आप सभी ने अपनी तैयारी सुनिश्चित कर ली होगी और उसके साथ में यह भी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, यह जो प्लेटफॉर्म है, यह आपकी जो लक्ष्य है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हो और इसके साथ ही अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने अभी प्लानिंग की है कि पर्टिकुलर एक तो वैकेंसी वाइज बैचेस बनाए जाएंगे, वैकेंसी वाइज बैचेस। और इसके अलावा बात करें तो हम लोग अभी कॉमन बैचेस पर फोकस कर रहे हैं, जिसके वीडियोस आपको रेगुलरली मिल रहे हैं। और अगर बात करें कि वैकेंसी वाइज जो बैचेस वगैरह है, उसके लिए अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। और अभी जो कॉमन बैचेस है उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो सारी की सारी एग्ज़ाम्स के अंदर कवर हो रहे हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर अपने एक लेवल को बहुत अच्छा बना सकते हो और अपने जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान के अंदर 1857 की प्रमुख घटनाओं को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके अंदर अगर बात करें तो जो सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो क्रांति शुरू हुई थी, वह क्रांति शुरू हुई थी नसीराबाद छावनी में। कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी। और यहाँ पर जो क्रांति शुरू हुई थी वह कब हुई थी? यह हुई थी 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और यहाँ पर जो विद्रोह है वो किसने किया था? विद्रोह किया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया और उसके साथ ही इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, जिनके अंदर प्रमुख थे, जिनके अंदर पहला था कर्नल न्यूबरो, कर्नल न्यूबरो। और दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी था वह था कैप्टन स्पॉटिसवुड, कैप्टन स्पॉटिसवुड, स्पॉटिसवुड। और अगर बात करें यहाँ पर कर्नल पेन्नी की, तो कर्नल पेन्नी नामक जो अधिकारी था उसकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। कर्नल पेन्नी,
इसकी किससे मृत्यु हो गई थी? हृदयघात से, हृदयघात से। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि किन अधिकारियों की नसीराबाद छावनी में जब विद्रोह हुआ था वहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो उसके अंदर से एक तो आंसर हो जाता है न्यूबरो, एक दूसरा है स्पोर्टिसवुड, और एक तीसरा कई बार ऑप्शन के अंदर दे दिया जाता है कर्नल पेनी का नाम। तो यहाँ पर कई बार वहाँ पर टिक कर्नल पेनी को भी करना पड़ता है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो कर्नल पेनी की जो मृत्यु हुई है वह यहाँ पे हृदयघात से हुई थी। इसके बाद में जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जब विद्रोह कर दिया था तो उसके बाद में एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि विद्रोह के अंदर शामिल हो गई थी। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मिलकर के विद्रोह कर दिया और 30 मई 1857 को, 30 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली कूच किया, दिल्ली कूच किया। अब बात करें अगर हमारे अगली घटना की, तो हमारी जो अगली घटना है वह अगली घटना थी नीमच के अंदर विद्रोह। कहाँ पर? नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह, नीमच कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। और नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 3 जून 1857 को। यहाँ पर हुआ यह था कि कर्नल एबोट, कर्नल एबोट शपथ दिला रहे थे मोहम्मद अली बेग को, मोहम्मद अली बेग। और मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया था। तो इसके बाद में जो हीरा सिंह जी थे, हीरा सिंह, तो हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर नीमच के अंदर विद्रोह हो जाता है और उसके बाद में अंग्रेज़ों को खदेड़कर भगा दिया जाता है। तो जो विद्रोही थे वो तो चले जाते हैं। जैसे राजस्थान का मान लो कि यह मैप है, तो राजस्थान के मैप के अंदर यहाँ पे है अपना नीमच। तो नीमच से जब विद्रोही निकलते हैं तो वह निकलते हैं इधर की साइड, शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पे जाते हैं? शाहपुरा, शाहपुरा की साइड जाते हैं। और शाहपुरा का जो शासक था वह था लक्ष्मण सिंह। कौन था यहाँ पे शाहपुरा के अंदर शासक? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोहियों को सपोर्ट किया और इनका स्वागत किया। और जबकि यहाँ से जो अंग्रेज भागे थे, जो 40 अंग्रेज भागे थे, वह यहाँ पे जाते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सा गांव है? डूंगला गांव। कौन सा गांव है? डूंगला गांव। डूंगला गांव के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यह पूछा गया है कि जो 40 अंग्रेज भागे थे वह किस गांव के अंदर उन्होंने शरण ली थी? वह था डूंगला गांव। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और किस घर के अंदर शरण ली थी इन्होंने? वो था रुगाराम या रुघाराम, रुगाराम या रुधाराम। कई बार यहाँ पे रुघाराम के नाम से भी आपको किताबों के अंदर मिल जाएगा, रुगाराम या रुघाराम या रुधाराम। तो इसके घर के अंदर जो 40 अंग्रेज आए थे, तो 40 अंग्रेजों ने यहाँ पे शरण ली थी, 40 अंग्रेजों ने शरण ली। अब जब 40 अंग्रेजों ने यहाँ पे शरण ली तो यह सूचना पहुँचती है मेवाड़ के अंदर बैठे पॉलिटिकल एजेंट, ये है मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था सॉवर्स। तो सॉवर्स के पास में इसकी सूचना पहुंचती है और सॉवर्स ने कांटेक्ट किया वहाँ के महाराणा।
कौन थे वहाँ के महाराणा स्वरूप सिंह? कौन थे वहाँ के महाराणा स्वरूप सिंह? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह जी से कहा कि हमारे 40 सैनिक डूंगला गांव के अंदर बैठे हुए हैं और उनका आदर सत्कार आपको करना पड़ेगा। तो जो महाराणा स्वरूप सिंह है उन्होंने सावर से कहा आप उन्हें लेके आइए, हम उनका स्वागत करेंगे। तो जो पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स वो जाते हैं डोंगला गांव के अंदर और इन 40 सैनिकों को लेकर के आते हैं मेवाड़ के अंदर। तो जब मेवाड़ आते हैं तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह इन 40 सैनिकों को कहाँ पे ठहराते हैं? वो ठहराते हैं जग मंदिर महल के अंदर। कहाँ पे? जग मंदिर महल के अंदर। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन 40 सैनिकों को कहाँ पे ठहराया गया था? वो था जग मंदिर महल। और उस वक्त शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और सैनिकों की संख्या कितनी थी इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या थी 40 और चित्तौड़गढ़ के अंदर उन्होंने कहाँ पे शरण ली थी? वो था डूंगला गांव। और किसका घर था? रुगाराम का। और बात करें ये जो विद्रोही थे, तो विद्रोही फिर कहाँ पे गए? विद्रोही नीमच से निकल करके गए थे शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा के अंदर शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया और विद्रोहियों का स्वागत किया। लक्ष्मण सिंह ने किसका साथ दिया? विद्रोहियों का। विद्रोहियों का साथ दिया। विद्रोहियों का साथ दिया और उनका भव्य स्वागत किया। और इसके साथ में ही वहाँ की प्रजा ने भी विद्रोहियों का भव्य स्वागत किया। यहाँ से ये लोग जाते हैं देवली टोंक के अंदर। कहाँ पे जाते हैं? देवली टोंक में। ये जगह है देवली टोंक। और जो देवली के अंदर जो छावनी थी, उस छावनी के अंदर वहाँ की सेना को मिला करके ये कूच कर जाते हैं दिल्ली की तरफ। कहाँ पे कूच कर जाते हैं? दिल्ली की तरफ। तो इस तरीके से जो नीमच की क्रांति है वह कंप्लीट होती है और जो 40 सैनिक है वो तो आ जाते हैं मारवाड़ की तरफ जगमंदिर के अंदर, और जो विद्रोही हैं वो चले जाते हैं दिल्ली के तरफ, जो केंद्र के अंदर क्रांति हो रही थी उसे सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से नीमच के अंदर क्रांति कंप्लीट होती है। और इसके अंदर एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्वरूप सिंह है उसने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे? स्वरूप शाही। स्वरूप शाही सिक्के। और इन सिक्कों की खास बात क्या थी? इन सिक्कों पर उसने दोस्ती लंदन लिखवाया। क्या लिखवाया था? दोस्ती लंदन। और दोस्ती लंदन लिखवा करके स्वरूप सिंह ने यह सिद्ध किया कि हम अंग्रेज समर्थक है और हम मरते दम तक अंग्रेजों का साथ देंगे। तो दोस्तों कई बार अगर क्वेश्चन आता है आरएस मेंस के अंदर, कई बार क्वेश्चन आता है कि किन वजहों से स्वरूप सिंह के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह अंग्रेज समर्थक थे। तो इसके अंदर पहला जो रीजन है वह यह आता है कि उन्होंने 40 अंग्रेजों को सपोर्ट किया, उनका स्वागत किया, उनके रहने खाने पीने की और सब तरीके से व्यवस्था की, और वह कहाँ पे की थी? जग मंदिर के अंदर। और जबकि इन्होंने विद्रोहियों का बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया और उनका साथ नहीं दिया। तो इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि महाराणा स्वरूप सिंह जी तो थे मेवाड़ के, वो अंग्रेज समर्थक थे। और जो शाहपुरा के अंदर जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, वह विद्रोहियों का उन्होंने समर्थन किया। तो इस तरीके से नीमच की जो क्रांति है वह कंप्लीट होती है। नीमच की क्रांति 3 जून 1857 को शुरू हुई थी। कर्नल एबोट शपथ दिला रहे थे मोहम्मद अली बेग को, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। शपथ लेने से मना कर दिया, इन्होंने शपथ नहीं ली। और उसके बाद में हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर यह क्रांति लड़ी गई थी
और यह क्रांति नीमच एमपी से शुरू हुई थी और नीमच एमपी से शुरू होकर के शाहपुरा पहुंची, उसके बाद में देवली और उसके बाद में दिल्ली गई। तो इस तरीके से नीमच विद्रोह है वो कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले विद्रोह की तरफ। अगला विद्रोह हुआ था एरिनपुरा छावनी के अंदर। कहाँ पे हुआ था? एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा कहाँ पे है? एरिनपुरा है पाली के अंदर। एरिनपुरा विद्रोह, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं एरिनपुरा छावनी विद्रोह। एरिनपुरा छावनी विद्रोह। अगर बात करें इस विद्रोह की, तो यह विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। अब एक बार थोड़ा सा मैप के थ्रू इसको अगर समझें तो हुआ यह था कि यहाँ पे है सिरोही। कौन सी जगह है यहाँ पे? सिरोही। सिरोही का कौन सा क्षेत्र है? आबू। ये है यहाँ पे। और यहाँ पे है एरिनपुरा छावनी। कौन सी छावनी? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा छावनी की एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था पूर्विया सैनिक छावनी। पूर्विया सैनिक टुकड़ी। पूर्विया सैनिक टुकड़ी जो कहाँ पे थी? यह थी आबू क्षेत्र के अंदर। तो आबू के अंदर कौन थे? आबू के अंदर जो आबू का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी हॉल। जेडी हॉल। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, इसके अलावा कौन था? तो यहाँ पर जो राजस्थान के एजीजी है, राजस्थान के एजीजी। एजीजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इनका बेटा है एलेक्जेंडर। कौन था? एलेक्जेंडर। तो इनका बेटा है, वह आबू के अंदर था। तो पूर्वीय सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को, कब? 21 अगस्त 1857 को आबू के अंदर ये विद्रोह कर देते हैं। और यहाँ पर जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है एजीजी, उसके बेटे की इन्होंने हत्या कर दी। इनके बेटे कौन थे? एलेक्जेंडर। इनकी हत्या कर दी जाती है। और जो पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ पे जेडी हॉल, इसके घर पर आक्रमण कर दिया जाता है। घर पर आक्रमण। तो इस तरीके से जो एरिनपुरा छावनी है वहाँ पे विद्रोह शुरू होता है और यह जाते हैं सीधा 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 एरिनपुरा। अब एरिनपुरा में जाने के बाद में इन्होंने यह डिसाइड किया कि हम दिल्ली चलेंगे और केंद्र के अंदर 1857 की क्रांति का समर्थन करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये निकलते हैं धीरे धीरे कहाँ पे? दिल्ली की तरफ। लेकिन दिल्ली में जाते हुए एक जगह आती है खैरवा। कौन सी जगह आती है? यह है खैरवा। खैरवा कहाँ पे पड़ता है? खैरवा पड़ता है पाली के अंदर। और खैरवा के अंदर इनसे कौन मिलता है? इनसे मिलता है आउवा के शासक या आउवा के ठाकुर या आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत। कौन मिलता है दोस्तों इनसे? कुशाल सिंह चंपावत। कहाँ के थे ये? आउवा के ठाकुर या आहुआ के सामंत। आहुआ का सामंत। तो क्या बोलते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इस विद्रोही सेना से कहा कि दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको समर्थन दूंगा और आपका नेतृत्व करूंगा और यहीं पे मिलकर के हम अंग्रेज़ों से लड़ाई करेंगे और अंग्रेज़ों को भगाएंगे। तो यह कह करके इन्होंने पूरी की पूरी विद्रोही सेना को यहाँ पे रोक लिया और उसके बाद में उसको अपना नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ये होते हैं युद्ध के लिए तैयार।
उसके बाद में जब युद्ध होता है तो सबसे पहला जो युद्ध लड़ा जाता है वह लड़ा जाता है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा, बिठोड़ा या बिथोड़ा, बिथोड़ा का युद्ध। यह कब लड़ा जाता है? यह लड़ा जाता है 8 सितंबर 1857 को। कब लड़ा जाता है? 8 सितंबर 1857 को। यह डेट याद रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर यह डेट पूछी गई है। क्या डेट है? 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध के अंदर, इस युद्ध के अंदर, कौन से युद्ध के अंदर? बिथोड़ा के युद्ध के अंदर दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष अंग्रेजों का और दूसरा पक्ष ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। अगर बात करें अंग्रेजों के पक्ष की, तो अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन लड़ता है? अंग्रेजों की तरफ से था कैप्टन हीथकोट। कौन था? कैप्टन हीथकोट। इसके साथ में कौन था? इसके साथ में था कुशल राज सिंघवी। कौन था? कुशल राज सिंघवी। और इसके साथ में कौन था? ओनाड सिंह पवार। कौन था? ओनाड सिंह पवार। ओनाड सिंह पवार। और अगर बात करें दूसरे तरफ, तो दूसरी तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के ठाकुर थे? ये आवा के ठाकुर। तो इन दोनों के बीच में होती है भयंकर लड़ाई, और इस युद्ध के अंदर जीत होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। किसकी जीत होती है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। और ये युद्ध के अंदर अंग्रेज हार जाते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वह होती है ओनाड सिंह पंवार के बारे में। ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध के अंदर लड़ाई करते हुए मारा जाता है, और इस तरह से यह अंग्रेज युद्ध हार जाते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत युद्ध जीत जाता है। इस ओनाड सिंह चंपावत के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार ओनाड सिंह पंवार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और यह पूछा गया है कि बिठोड़ा के युद्ध के अंदर किस अंग्रेज सैनिक की या अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो वह है ओनाड सिंह पंवार। चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद में बिथोड़ा का युद्ध तो अंग्रेज हार गए, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत गए। लेकिन उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने सोचा कि नहीं, अभी हमें अंग्रेजों से राजस्थान को मुक्त कराना है, हमारा जो एरनपुरा एरिया है उसे मुक्त करवाना है, मारवाड़ को मुक्त कराना है, तो एक अगला युद्ध और लड़ लिया जाए। उसके अलावा अंग्रेज सोचते हैं कि नहीं, एक युद्ध तो हम हार ही गए हैं, तो क्यों ना दूसरा युद्ध भी लड़ा जाए। तो दूसरा युद्ध वहीं पर पास ही के अंदर एक चेलावास गांव के अंदर लड़ा जाता है। कहाँ पे लड़ा जाता है? चेलावास के अंदर। चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। यह युद्ध कब लड़ा जाता है? यह युद्ध इसके ठीक 10 दिन के बाद में, कब? 18 सितंबर 1857 को अंदर 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध लड़ा जाता है। और अंग्रेजों ने यह प्लानिंग की थी कि पिछली बार कौन से युद्ध के अंदर? बिथोड़ा के युद्ध के अंदर हमने भारतीय सैनिकों को हमारी सेना के अंदर रखा था, इसलिए हो सकता है कि हम लोग युद्ध हार गए, इसलिए इस बार हम स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। और उसके साथ में ही इन्होंने पूरी की पूरी सेना के अंदर एक भी भारतीय सैनिक को नहीं रखा। इसीलिए यह जो युद्ध है वह कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के बीच में, या भारतीय विद्रोहियों के बीच में लड़ा गया था। और इसी वजह से इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, या गोरे कालों का युद्ध। गोरे कालों का युद्ध।
तो कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काले गोरों का युद्ध कौन से युद्ध को कहा जाता है, तो वह है चेलावास का युद्ध। कौन से युद्ध को? चेलावास का युद्ध। कब लड़ा गया था यह लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को। अगर बात करें कि अंग्रेजों का नेतृत्व किस किसने किया, तो अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वह किया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और यह जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था? यह था राजस्थान का एजीजी। एजीजी कौन होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यह किसको रिपोर्ट करता है? यह रिपोर्ट करता है भारत के गवर्नर जनरल को। और इसके अलावा जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, कौन था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट? वो था मेक मोशन। मेक मोशन। तो ये दोनों मिलकर के अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं और इनका सामना होता है वही ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत। किससे सामना होता है इसका? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। अब जब अंग्रेजों ने पूरी स्ट्रेटजी अपना करके यहाँ पे लड़ाई के अंदर उतरे, तो इन्होंने ये सोचा कि यह युद्ध हमारे लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और ठाकुर कुशाल सिंह ने, चंपावत ने सोचा, अरे यार एक युद्ध तो जीत ही लिया है, तो इस युद्ध को तो बड़े आसानी से जीत जाएंगे। तो यह जोश से पूरी तरह से भरमार थे और इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की और इन्होंने ये सोचा कि ये युद्ध तो हमें किसी भी हालत में जीतना है। लेकिन इस युद्ध के अंदर भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़े और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है और अंग्रेजों की वापस से हार होती है। और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। और बड़ी घटना क्या होती है? जो पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन था, इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसकी हत्या करके जो आहुआ का जो किला था, आहुआ का किला, तो उसके बाहर इसके सिर को लटका दिया जाता है। आहुआ का किला के सामने, आहुआ के किले के सामने मेक मोशन के सिर को लटका दिया जाता है। तो चेलावास के युद्ध के अंदर यह एक बहुत ही बड़ी घटना उभर करके सामने आई। और इसके बाद में अंग्रेज इतने डिमोटिवेट हुए कि कई महीनों तक इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया। उसके बाद में एक तीसरा युद्ध और लड़ा जाता है और वह युद्ध लड़ा जाता है आहुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध? आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध। और यह युद्ध कब लड़ा जाता है? यह युद्ध लड़ा जाता है 20 जनवरी 1858 को। कब लड़ा जाता है? 20 जनवरी 1858 को। और इसके अंदर अंग्रेज आते हैं पूरी प्लानिंग के साथ में। और अंग्रेज अधिकारी जब पहले युद्ध के अंदर, चेलावास के युद्ध के अंदर जब हार जाते हैं, तो यह जानकारी पहुंचती है दिल्ली के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास में। तो लॉर्ड कैनिंग बोलता है, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से भेजता हूँ मेरा शेर। कौन भेजता है? लॉर्ड कैनिंग। किसको भेजता है? कर्नल होम्स को। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेशन करता है वह कौन करता है? वह करता है कर्नल होम्स। कर्नल होम्स। और इसके साथ में जोधपुर की तरफ से कौन आता है? हंसराज जोशी। कौन आता है? हंसराज जोशी। कहाँ से थे ये? जोधपुर से। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना को लेकर के आते हैं आहुआ के अंदर युद्ध करने के लिए। और आहुआ की तरफ से कौन था? वही ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत।
कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना थी, वहीं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास में उसके खिलाफ बहुत ही कम सेना थी। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भांप जाते हैं कि इस युद्ध में अपनी पार पड़ने वाली नहीं है। तो बीच युद्ध के अंदर ही यह चले जाते हैं मेवाड़ के अंदर। कहाँ पे चले जाते हैं? मेवाड़ के अंदर। और युद्ध के अंदर ही नेतृत्व प्रदान कर जाते हैं किसको? पृथ्वी सिंह लांबिया को। किसको करके जाते हैं? पृथ्वी सिंह लांबिया। पृथ्वी सिंह लांबिया कौन थे ये पृथ्वी सिंह लांबिया? ये थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के छोटे भाई। उसके बाद में कर्नल होम्स और हंसराज जोशी इस युद्ध को जीत जाते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध को बुरी तरीके से हार जाता है। अब हारने के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जाता है मेवाड़ के अंदर मदद के लिए। तब यहाँ पर मेवाड़ के राजा के द्वारा इनको कोई मदद नहीं की जाती है, लेकिन वहीं पर जो कोठारिया का जो सामंत है, कौन था? सामंत जोध सिंह। कहाँ का सामंत था? कोठारिया का। तो कोठारिया का सामंत था जोध सिंह। तो जोध सिंह ने इनको शरण दी। फिर यहाँ से निकल करके गए ये सलुम्बर। सलुम्बर के अंदर कौन था? सलुम्बर के अंदर था केसरी सिंह। कौन था? केसरी सिंह। तो केसरी सिंह ने इनको शरण दी और केसरी सिंह ने इनको शरण दी। उसके बाद में ये जाते हैं फिर फाइनली नीमच में, और नीमच के अंदर 1860 के अंदर ये कर देते हैं आत्मसमर्पण। कब कर देते हैं? 1860 में आत्मसमर्पण। वैसे इसकी डेट तो पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर जाननी ही हो तो इसकी डेट है 8 अगस्त 1857, 8 अगस्त 1860 को। तो 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा इसके खिलाफ जांच के लिए एक कमीशन बैठाया जाता है, और वह कमीशन है टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन है? टेलर कमीशन। और यह टेलर कमीशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और टेलर कमीशन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला दिया और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया। और बरी करने के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अपना अंतिम समय उदयपुर के अंदर बिताया। कहाँ पर बिताया? उदयपुर के अंदर अपना अंतिम समय बिताया। अपना अंतिम समय। तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? वो बिताया था उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर के अंदर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और इसके खिलाफ जांच के लिए कौन सा कमीशन गठित हुआ था? टेलर कमीशन गठित हुआ था, जिसने इसको बरी कर दिया था। 8 अगस्त 1860 को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और अगर बात करें इनको शरण देने की, तो वो कोठारिया के जोध सिंह और सलम्बर के केसरी सिंह थे। और ये मेवाड़ के अंदर जो ठिकाने थे, उनके अंदर से ये 2 ठिकाने थे जिन्होंने इनकी मदद की थी। और यह युद्ध जो है आवा का युद्ध, ये हार चुके थे। और अगर बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज यह युद्ध जीत गए थे। तो अंग्रेज़ों को जो नेतृत्व प्रदान किया था, वह प्रदान किया था कर्नल होम्स ने और हंसराज जोशी ने, जो जोधपुर के अंदर थे। अब इन्होंने जब कर्नल होम्स ने जब युद्ध जीत लिया, तो उसके बाद में इन्होंने ये देखा कि ये जो युद्ध है वो जीत क्यों रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है जिसकी वजह से ये युद्ध जीत रहे हैं। तो इसका उन्होंने जब आंसर पाया, जब लोगों से इसके बारे में सुना, तो ये भी चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि इन लोगों का यहाँ पे ये मानना था कि यहाँ पर जो कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी, कुल देवी कौन सी थी? सुगाली माता। कौन सी देवी थी? सुगाली
माता। सुगाली माता यह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी सुगाली माता, इसके 10 तो सिर थे। कितने सिर थे? 10 सिर। और इसके 54 हाथ थे। 54 हाथ थे। तो इसके सिर कितने थे? 10। और हाथ कितने थे? 54 हाथ। तो यह जो सुगाली माता है, तो सुगाली माता के आशीर्वाद की वजह से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हमेशा युद्ध जीत रहे थे। तो लोगों ने कहा कि आप सुगाली माता को चुरा लीजिए, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अपने आप ही हार जाएगा। तो कर्नल होम्स ने अपना जो पहला टारगेट है वह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को न बना करके इन्होंने अपना पहला टारगेट बनाया सुगाली माता की मूर्ति चुराने का। और यह इसमें सफल भी हुए और इन्होंने सुगाली माता की मूर्ति चुरा करके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को हरा दिया। और ये अंग्रेज सुगाली माता की जो मूर्ति है उसको लेकर के जाते हैं अजमेर में स्थित राजपुताना म्यूजियम के अंदर। कहाँ पे लेकर के जाते हैं? राजपुताना म्यूजियम। कहाँ पे था यह? है अजमेर के अंदर। राजपुताना म्यूजियम कहाँ पे? अजमेर में। तो यहाँ पर ले जा करके इन्होंने मूर्ति वहाँ पे म्यूजियम के अंदर रख दी। और यह वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर यह मूर्ति कहाँ पर स्थित है? यह है बांगड़ म्यूजियम। और यह बांगड़ म्यूजियम कहाँ पर है? यह बांगड़ म्यूजियम स्थित है पाली के अंदर। तो पाली के अंदर स्थित बांगड़ म्यूजियम के अंदर यह वर्तमान के अंदर यह मूर्ति रखी गई है, जिसके 10 सिर है और 54 हाथ थे। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को हरा दिया था। अब एक छोटे से फैक्ट की अगर अपन बात करें तो एक फैक्ट यह था कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मदद और किन किन सामंतों ने की थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने वाले अन्य सामंतों के नाम। की सहायता करने वाले अन्य सामंत। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा यह ध्यान रख लेना कि पहला जो सामंत था वह था शिवनाथ सिंह। कौन था? शिवनाथ सिंह। यह कहाँ का शासक, यह कहाँ का सामंत था? यह था आसोप। और आसोप कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे सामंत की तो वह है बिशन सिंह। कौन सा था? बिशन सिंह। यह कहाँ का सामंत था? यह था गूलर। और गूलर कहाँ पे है? नागौर के अंदर। और तीसरा जो सामंत है वह है अजीत सिंह। कौन सा है? अजीत सिंह। यह कहाँ का सामंत है? यह है आलणियावास। आलणियावास कहाँ पे है? यह भी है नागौर के अंदर। तो इस तरीके से ये प्रमुख वो सामंत है जिन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मदद की थी। कौन कौन से थे? शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह और अजीत सिंह। अगर बात करें शिवनाथ सिंह, तो शिवनाथ सिंह ने एक बडलू का युद्ध भी लड़ा था। किसके खिलाफ? मारवाड़ की सेना के खिलाफ। कौन सा युद्ध था? बडलू का युद्ध। बडलू का युद्ध। तो यह जो बडलू का युद्ध है वह किस किस के खिलाफ लड़ा गया था? यह लड़ा गया था मारवाड़ वर्सेज आसोप। तो आसोप के अंदर रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? शिवनाथ सिंह। कौन कर रहे थे?
शिवनाथ सिंह। और मारवाड़ के अंदर कौन थी वहाँ की राजकीय सेना। इन दोनों के बीच में कितने दिनों तक युद्ध हुआ? इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 35 दिनों तक, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा के वक्त तक जो सामंत है शिवनाथ सिंह, उसने मारवाड़ की राजकीय सेना को रोके रखा और उसके खिलाफ बहुत ही बड़ा संघर्ष करते हुए वहाँ से वो फरार हो गए। और इस तरीके से इन्होंने एक एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो बल्लू का युद्ध है वह किन किन के बीच में हुआ था। तो उसमें ऑप्शन में था मारवाड़ और आसोप। तो इसका यह ध्यान रखना कि आसोप के अंदर से रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? वह किया था शिवनाथ सिंह ने। और मारवाड़ की तरफ से जो आई थी वो आई थी राजकीय सेना। अगर बात करें कि जब अव्वा का जब युद्ध हुआ उसके बाद में बिशन सिंह और अजीत सिंह का क्या हुआ, तो बिशन सिंह और अजीत सिंह ये दोनों के दोनों वहाँ पर डाकू बन गए थे और छोटी मोटी चोरियां करते रहे। अगर एक छोटी सी चीज की और बात करें कि जब आहुआ के युद्ध हुआ था तब जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर शासक, तो जोधपुर का जो शासक था वह था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह यह जोधपुर का शासक था। और अगर बात करें कि जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उस टाइम पे, बिथोड़ा का युद्ध यह रहा। तो बिथोड़ा का जब युद्ध हुआ था तो बिथोड़ा का जो सामंत था वह कौन था? बिथोड़ा का सामंत था कांजी। और इस कांजी की ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने हत्या कर दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से यह जो एरिनपुरा विद्रोह है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एरिनपुरा विद्रोह के अंदर कौन कौन से जो युद्ध आए थे, वह जो युद्ध आए थे उनमें से एक था, कौन सा था? सबसे पहला युद्ध बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध के अंदर किन किन के बीच में हुआ था? यह हुआ था हीथकोट कुशलराज सिंघवी और ओनार सिंह पंवार और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बीच में। और यह युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। ओनार सिंह पंवार इस युद्ध के अंदर मारा जाता है और अंग्रेजों की हार होती है। और यहाँ पर जो बिथोड़ा के जो सामंत है वह थे कान्जी, और जिनकी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा हत्या कर दी जाती है। दूसरा जो युद्ध हुआ था वह इसके ठीक 10 दिन के बाद में 18 सितंबर 1857 को हुआ था। वह था चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के बीच में हुआ था। और इसके अंदर जो अंग्रेजों का जो रिप्रेजेंट किया था वह किया था राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इसके अलावा जो मेवाड़ का जो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? मैक मॉसन। वह था एक तरफ, और दूसरी तरफ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और इसके अंदर भी जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत हो जाती है और मैक मॉसन की ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में इसके सिर को अव्वा के किले के सामने लटका दिया जाता है। और इस तरीके से उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने यह दिखा दिया था कि हम आपसे कम नहीं हैं और हम अंग्रेजों को राजस्थान से और भारत से भागा करके ही मानेंगे। इसके बाद में जो तीसरा युद्ध हुआ था वह हुआ था अव्वा का युद्ध। अव्वा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को, और जिसके अंदर अंग्रेजों की तरफ से आए थे कर्नल होम्स और हंसराज जोशी, जो जोधपुर के जो हंसराज जोशी जो थे जोधपुर के, तो जोधपुर के हंसराज जोशी थे। इन्होंने मिलकर के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ अव्वा के अंदर विद्रोह कर दिया था। और अव्वा के अंदर जो 1857 की जो क्रांति की देवी भी मानी जाती है, 1857 की क्रांति की देवी कौन थी? सुगाली माता। तो सुगाली माता को
चुरा करके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को हरा देते हैं। और जब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को यह लगता है कि यह युद्ध हम हारे हैं, मैं हारा हूं, तो उसके बाद में उसने जो युद्ध का नेतृत्व है वह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को दे करके मेवाड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वह जब वहां पर मदद के लिए जाते हैं तब वहां पर कोठारिया के सामंत जोत सिंह और उसके बाद में सलम्बर के सामंत केसर सिंह ने इनकी मदद की थी। और उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नीमच के अंदर 1860 के अंदर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, और जिसकी जांच के लिए टेलर कमीशन बैठाया जाता है, और टेलर कमिश्नर ने इसको बरी कर दिया। उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अपना अंतिम समय उदयपुर के अंदर बिताया। अगर बात करें सुगाली माता की, तो सुगाली माता के 10 सिर थे और 54 हाथ थे, और इसे अंग्रेजों ने चुरा करके राजपूताना म्यूजियम, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, वहाँ पर पहले रखा, और उसके बाद में वर्तमान में यह बागड़ म्यूजियम पाली के अंदर रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का जो साथ देने वाले जो अन्य सामंत थे, अन्य सामंत, तो अन्य सामंतों की अगर बात की जाए तो अन्य सामंतों के अंदर आते हैं, अन्य सामंत उसके अंदर आते हैं शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह और अजीत सिंह। शिवनाथ सिंह थे आसोप के सामंत थे, बिशन सिंह है वो गुलर नागौर के सामंत थे, और अजीत सिंह है वो अलानिवास नागौर के सामंत थे। शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ की सेना के खिलाफ एक बड़लू का युद्ध लड़ा था, और वह युद्ध 35 दिनों तक चला था, और इसके अंदर शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ की सेना का डटकर मुकाबला किया था। तो एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बड़लू का युद्ध है वह किन किन के बीच में लड़ा गया था, तो उसके अंदर ऑप्शन था मारवाड़ और आसोप। तो उसका करेक्ट आंसर उन्होंने माना था मारवाड़ और आसोप को। और आसोप जो है, आसोप के जो सामंत है, आसोप के सामंत है शिवनाथ सिंह। तो इस तरीके से जो एरिनपुरा का जो विद्रोह है वो एरिनपुरा का युद्ध कंप्लीट हो जाता है। और इससे पहले जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था नीमच के अंदर। नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 3 जून 1857 को। और जो नीमच के अंदर कर्नल एबोट है वो जो मोहम्मद अली बेग को शपथ दिला रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया था। उसके बाद में हीरा सिंह जी के नेतृत्व के अंदर 3 जून को यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे विद्रोह के बाद में जो अंग्रेजी जो सेना है, तो अंग्रेजों के 40 सैनिक थे, 40 सैनिक ने डूंगला गांव चित्तौड़ के अंदर शरण ली थी, और जहाँ पे वो घर था वो रुगाराम का घर था, और अंग्रेजों ने यहाँ पे शरण ली थी। उसके बाद में जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स, तो सावर्स इनको वापस मेवाड़ लेकर के आते हैं, और मेवाड़ के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह इनको जगमंदिर महल के अंदर ठहराते हैं, और वहाँ पे इनको शरण देते हैं। अगर बात करें विद्रोही की, तो विद्रोही सबसे पहले जाते हैं सापुरा। सापुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने विद्रोह के साथ दिया। उसके बाद में ये जाते हैं देवली। देवली के अंदर जो सेना की टुकड़ी थी तो उनको मिला करके और फिर ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और तो इस तरीके से ये है जो नीमच का विद्रोह है वो कंप्लीट होता है। और मेवाड़ के जो महाराणा है स्वरूप सिंह, वह स्वरूप शाही सिक्के चलाते हैं, जिसके ऊपर दोस्ती लंदन वो लिखवाते हैं। और सबसे पहले की अगर क्रांति की बात करें तो वह थी नसीराबाद की छावनी, जो कि जहाँ पर विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। और यह विद्रोह किया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसने विद्रोह शुरू कर दिया था, और कर्नल न्यूब्रो और स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी थी, और कर्नल पेन्नी है वो हृदयघात से मारा गया था। और बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ में मिल जाती है, और 30 मई 1857 को ये दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। इस तरीके से नसीराबाद छावनी का विद्रोह भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने नसीराबाद का विद्रोह कौन कौन सा, एक तो नसीराबाद विद्रोह कंप्लीट कर लिया है, और इसके अलावा बात करें नीमच विद्रोह कंप्लीट कर लिया, नीमच विद्रोह कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा बात करें एरिनपुरा विद्रोह, तो यह 3 विद्रोह हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हम इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी तो सभी स्टूडेंट करते हैं और सारे टीचर्स करवाते हैं, लेकिन आपको तैयारी वहाँ से करनी चाहिए जहाँ पे आपका लक्ष्य सुनिश्चित हो सके। यह ध्यान रखिए कि आपके लिए इस वक्त आपका टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वक्त इस टाइम को गवा दिया तो ये ध्यान रखना कि
ज़िंदगी के अंदर सब कुछ रिपीट हो सकता है, लेकिन आपका जो गया हुआ टाइम है वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने की आपके जो पेरेंट्स है या जो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं वह बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और जिस दिन आपको इस चीज़ की अहमियत पता लग गई उस दिन आपको यह मालूम चल जाएगा कि आज के वक्त में मेरा लिए समय इतना महत्वपूर्ण है और इस समय से महत्वपूर्ण कोई सी भी चीज़ नहीं है। अगर मैंने ये समय अपनी लाइफ बनाने के लिए लगा दिया तो मुझे पूरी लाइफ टाइम टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे पीछे क्या होगा, किस तरीके से लोग सर्वाइव करेंगे। आप एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो और आपको किसी भी चीज़ की बाद में जाकर के टेंशन नहीं रहेगी। एट लीस्ट आपको फाइनेंशियली तो टेंशन नहीं रहेगी अगर आपने अभी अपना कैरियर सुनिश्चित कर लिया तो। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 फीडबैक ज़रूर देना। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो के अंदर हम जो बचे हुए हैं जो विद्रोह है उनको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।